वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी कमीशन 2022। इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स डिस्कस करे हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। और हमारी टीम के द्वारा एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका नंबर मिल जाएगा संपर्क करने के लिए, और वीडियो के एंड में भी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की जो वीडियो का पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो आज से भी पहले मैंने कई बार आपको इस प्रश्न का उत्तर बताया था, क्या इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, गारसा दत्तासी। तो जो गारसा दत्तासी है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गया था। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। आगे यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंडू ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार किया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से आपको बहुत से तथ्य देखने को मिल रहे हैं। तो पहला तो सीधा सीधा जो प्रश्न होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया था। फिर कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो किस भाषा का प्रयोग गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया था। तो गारसा दत्तासी के द्वारा फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया गया था। और इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडू ये हिंदुस्तानी, ठीक है। इसमें इन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का संकलन किया था। और किस आधार पर संकलन किया था, वर्ण क्रमानुसार, इसका भी ध्यान रखना है। और ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग हुआ था 1839 में और द्वितीय भाग इसका 1847 में प्रकाशित हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था, जो नाम से इतिहास ना होते हुए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये इतिहास नाम ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है, ये है सन 1888। और इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा पत्रिका विशेषांक के तौर पर। इसका ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो अभी हमने इसका पिछली वीडियो में उत्तर देख लिया था। क्या होगा इसका उत्तर, तो ये हो जाएंगे विकल्प सी, गारसा दत्तासी। ये सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, इसी के साथ ये आपको बता दूं, ये केबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ये सभी पीछे पूछी गई परीक्षाओं से लिए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 3, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। अभी मैंने आपको पीछे बताया था किस भाषा का प्रयोग किया गया है। विकल्प में है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी और उर्दू। आप वीडियो के साथ साथ जब मैं प्रश्न पूछता हूँ उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसका आपको लाभ मिलेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको पता चलेगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो यहाँ पर जो तीसरे का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प भी, फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। तो इसे भी हमने पीछे डिस्कस किया है। विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सिंगल, मिश्र बंधु। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी, गारसा दत्तासी। ये जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? विकल्प में है शिवसिंह सरोज, इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, तज़किरा शुआरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो अपना उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा पांचवे का? तो ये हो जाएगा विकल्प डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6, इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो इसे भी हमने पीछे डिस्कस किया है, गार्सा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो छठे का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ए। ए सही विकल्प हो जाएगा, गार्सा द तासी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 7, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो यहाँ पर बताना है किस भाषा में लिखा गया था, ये हमने पीछे डिस्कस किया है। तो यहाँ पर विकल्प में है संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच या अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है 8, हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। विकल्प में है जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जोशुआ केटलर के द्वारा हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा गया है। 8 का सही विकल्प ए हो जाएगा। आगे यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान जोशुआ केटलर हैं। ये डच अर्थात पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधाओं की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। पुस्तक है हिंदुस्तानी ग्रामर, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। इसकी भाषा पूछी जा सकती है, भाषा है डच। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय भी दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार भी हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर आपके लिए इसको रोक रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इसके नोट्स बनाते रहिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ऐसे तथ्य आपको एक जगह देखने को कम ही मिलते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर 9, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखने या देने का श्रेय किसको दिया जाता है? विकल्प में है शिवसिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। तो 9वें का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, देख लेते हैं व्याख्या को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में प्रकाशित किया, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसे लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रूप दे दिया गया था। इसके पश्चात अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हैं। शिवसिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 है, इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का संकलन किया गया है। उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और उनकी कविताओं के उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। और ये रचना हो जाएगी शिवसिंह सेंगर की। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो निम्न में से कौन सी ऐसी रचना है जिसमें 1000 या 1000 भाषा कवियों का वर्णन किया गया है? तो वो हो जाएगा शिवसिंह सरोज और इसका प्रकाशन वर्ष है 1883।
अगला प्रश्न है 10। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के तौर पर लिखा गया था? अभी मैंने पीछे आपको ये बता दिया था। विकल्प में है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या धर्मशास्त्र का इतिहास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प बी होगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर इसे लिखा गया था। आज की हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो ये हमने पीछे डिस्कस करा था। विकल्प हैं यहाँ आपके समक्ष 1917, 1918, 1919 या 1929। तो ये प्रश्न पीएचडी हिंदी की परीक्षा में पूछा गया है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए भी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास को प्रकाशित करा गया था। अगला प्रश्न है 12। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया? विकल्प में है रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज। तो चलिए बताइए अपना उत्तर क्या होगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास वह ग्रंथ है जिसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर भी लिखा गया था, परंतु सन 1929 में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर और भी प्रश्न बनेंगे, उन्हें देख लेते हैं। जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार हो जाएंगे रामकुमार वर्मा। इसके पश्चात हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना हो जाएगी। इसी के साथ जो शिवसिंह सरोज ग्रंथ है इसके रचनाकार हो जाएंगे शिवसिंह सेंगर। और ये प्रश्न KVS में पूछा गया है, KVS, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 13। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन होंगे? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, पादरी एडिसन ग्रीव्स, ये इनकी रचना हो जाएगी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, और इसे अंग्रेजी में लिखा गया है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। पादरी FEK द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज क्रिएशन होंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, इसके नोट्स बनाइए। इस तरह के इकट्ठे नोट्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? विकल्प में है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, राजकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्षणीय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर जो विकल्प 14 है इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, किशोरी लाल गुप्त के द्वारा इसे हिंदी में अनुवादित किया गया है। यहाँ पर भी थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया। आगे है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को बिंद गौरव से भी सम्मानित किया गया है। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास
हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। ये पूछा जा सकता है कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये ग्रंथ, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तो ये हुआ था हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से। ठीक है, आगे है किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति है सूरसागर की टीका। ये 4 खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 15, इसमें पूछा गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो विकल्प ए जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। 15 का ए सही विकल्प हो जाएगा। वीडियो के अंत में आपने बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक, तो फिर से रिपीटेड प्रश्न है ये, तो ये हो जाएगा विकल्प सी जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न आ गया है 17, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था। अभी हमने पीछे इसे पढ़ा है, तो अवश्य सभी का ये प्रश्न सही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 17 का, तो वो हो जाएगा विकल्प भी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी कृति हो जाएगी। अगला प्रश्न है 18, इसमें पूछा गया है इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, पीछे इसे हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 18 का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। 18 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19, इसमें पूछा गया है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अत्यधिक रिपीट होता है ये। विकल्प में है शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो चलिए सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प डी, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। 19 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। ठीक है ना, आदिकाल की अंतिम सीमा पूछी जा सकती है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कब तक मानी है, तो ये 1400 ईस्वी तक मानी गई है। अगला प्रश्न है 20, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। विकल्प में है मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध या श्याम सुंदर दास। तो 20 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा मिश्रबंधुओं के द्वारा ये किया गया है। 20 का सही विकल्प ए। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्रबंधुओं ने अपनी कृति मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। यह पूछा जाता है कि किस इतिहास में 5000 कवियों को स्थान दिया गया है, तो ये दिया गया है मिश्रबंधु विनोद में। आगे है इसे 8 खंडों में विभाजित किया गया है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 21, इसमें पूछा गया है मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले लेखकों के नाम क्या क्या होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस प्रश्न को। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा 21 का बी। सबसे पहले आएंगे गणेश बिहारी मिश्र, फिर श्याम सुंदर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आएंगे गणेश बिहारी मिश्र, फिर आएंगे श्याम बिहारी मिश्र, फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। 21 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्याख्या है यहाँ पर थोड़ी सी। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्रबंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में किया गया था। मिश्रबंधु ने मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से भी प्रकाशित करवाया है। इसे भी देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 22, मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था। तो अभी हमने इसे डिस्कस किया है, तो इसका सभी ने उत्तर सही देना है। तो 22 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 1934 ईस्वी में।
ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 23, मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपने बताना है। क्या होगा इसका सही विकल्प? विकल्प में 3, 4, 1 या 2। तो चलिए सभी सही उत्तर देंगे इसका। तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, ये 4 भागों में विभाजित है, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 24, इसमें पूछा गया है मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो 4 विकल्प है, यहाँ से चयन कीजिए सही विकल्प कौन सा होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा, संवत 1890 से लेकर विक्रम संवत 1925 तक इन्होंने ये काल निर्धारित किया है। ठीक है ना। 24 का सही विकल्प ए हो जाएगा। आगे थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार से है। प्रारंभिक काल, इसका समय रखा है 700 से लेकर 1440 विक्रमी संवत तक। उसके पश्चात है माध्यमिक काल, इसका समय रखा है 1445 से लेकर 1680 विक्रमी संवत तक। फिर है अलंकृत काल, इसका समय रखा है 1681 से लेकर 1889 विक्रमी तक। फिर है परिवर्तन काल, इसका समय रखा है 1890 से लेकर 1925 विक्रमी संवत तक। फिर है वर्तमान काल, इसका समय रखा है 1926 विक्रमी से अब तक। इसका ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? विकल्प में है 1850 से लेकर 1885 ईस्वी तक, 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक, 1868 से लेकर 1893 तक, या 1800 से लेकर 1850 ईस्वी तक। तो सही विकल्प बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो विकल्प सी हो जाएगा, 1868 से लेकर 1893 तक। तो दोस्तों हमारी टीम के द्वारा HPPGT हिंदी और LT कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं। नंबर यहाँ पर दिया गया है, संपर्क अवश्य कीजिएगा। 26 पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें से एक सही होगा, उसका आपने चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, अर्थात संवत 1925 से लेकर 1950 विक्रमी तक। बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं 27, इसमें पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है या तय किया है? विकल्प में है 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक, 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक, और 1885 से लेकर 1918 ईस्वी तक, और डी है 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक। तो ये प्रश्न PGT हिंदी में पूछा गया है। तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो 27 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, 1893 से लेकर 1918 तक। क्या है? 1893 से लेकर 1918। 27 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नागरिक चांदनी सभा की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, अधिकतर परीक्षाओं में से पूछा जाता है और ये प्रश्न भी PGT परीक्षा 2013 में पूछा गया है। विकल्प में है 1867 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में और 1893 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 28 का, तो ये हो जाएगा 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी है, व्याख्या को देख लेते हैं। काशी नागरिक प्रचारणी की सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं
प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था मानी जाती है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, पहले वो बता देता हूँ। पहले तो आपने तिथि रखनी याद कब की है, 1893 की, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। इसके पश्चात यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा कि जो हिंदी शब्द सागर है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो ये काशी नागरी पंचाननी सभा की, यहीं से इसका प्रकाशन हुआ था। और जो काशी नागरी पंचाननी सभा है यहाँ पर आपके हिंदी भाषा और साहित्य, देवनागरी लिपि की उन्नति और प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है इस संस्था के द्वारा, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये भी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 29, काशी नागरी पंचाननी सभा की स्थापना कब हुई थी। अभी पिछले हमने इसे डिस्कस किया था कब हुई थी, तो चलिए सभी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पीछे ही मैंने इसका उत्तर बताया है, तो इसलिए इसे स्किप कर देंगे। यहाँ पर हम जिसने ढंग से देखा है पिछला प्रश्न तो उसको ये अवश्य आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलिए। तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, नागरी पंचाननी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1910, 1893, 1800 या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 31, इसमें पूछा गया है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया। तो पीछे बताया था हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी पंचाननी सभा, इंडियन प्रेस या राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो ये हो जाएगा 31 का बी, नागरी पंचाननी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है 32, इसमें पूछा गया है नागरी पंचाननी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं आते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है। विकल्प में है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो भी अगर आपने एलटी का पीछे पेपर दिया था वहाँ पर इसे प्रश्न को पूछा गया था, बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों ये वाला। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रामचंद्र वर्मा। ये नागरी पंचाननी सभा के संस्थापकों के अंतर्गत नहीं आते। बाकी जो बाबू श्याम सुंदर दास हैं, पंडित रामनारायण मिश्र हैं और ठाकुर शिव कुमार सिंह हैं, ये तीनों ही आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है फिर से, चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। नागरी पंचाननी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 में वाराणसी में हुई थी। क्या है, वाराणसी में। यहाँ पर याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। काशी नागरी पंचाननी सभा की स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रभृतियों का मुख्य योगदान रहा है। इसके पश्चात आगे है आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि जो आचार्य रामचंद्र वर्मा है इनका हिंदी साहित्य में कैसा योगदान है, ठीक है ना। जो हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के तौर पर ये प्रमुख सदस्य रहे हैं। इसी के साथ जो आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के द्वारा अच्छी हिंदी नामक पुस्तक लिखी गई है या आंदोलन चलाया गया है, उसमें भी इनका योगदान है। खासकर जो 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक थी, ये इनके द्वारा लिखी गई थी। इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 33, इसमें पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विकल्प में है विक्रम संवत 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में या 1802 ईस्वी में। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है, बताइए क्या होगा। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो आपको वीडियो को पॉज कर अपना उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो 33 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। बेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ बेलेजली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों, कौन कौन से हैं वे, लल्लू लाल और सदल मिश्र को नियुक्त किया था। तो यहाँ से देखिए आपको कई प्रश्न बनेंगे। पहले तो जो प्रश्न बनेगा कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये हो जाएंगे बेलेजली, और किसकी अध्यक्षता में की गई थी, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में। इसके पश्चात जो आगे प्रश्न बनेगा कि जो ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी किस सुल्तान के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात की गई थी, तो ये टीपू सुल्तान हो जाएंगे, ठीक है। और ये कब की गई थी, 10 जुलाई 1800 को। इसके पश्चात ये प्रश्न भी बनता है कि जो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे, ये जो आपके फोर्ट विलियम कॉलेज में, ये कौन थे, तो ये जॉन गिलक्राइस्ट थे। इसके पश्चात जो जॉन गिलक्राइस्ट थे, इन्होंने हिंदी विभाग शिक्षण के 2 अध्यक्ष किसे किसे चुना था, तो एक तो थे पंडित लल्लू लाल और दूसरे थे सदल मिश्र, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 34, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो अभी हमने पीछे देखा है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो ये पीछे ही डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है 36, इसमें पूछा गया है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका, जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर जो 36 का सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प ए, जॉन गिलक्राइस्ट। इनके द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये प्रश्न भी बनता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कहाँ पर स्थापित किया गया है और यह कहाँ पर है, तो ये कलकत्ता में होगा, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कई बार परीक्षा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 37, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो बताइए क्या है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता। विकल्प में है पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रभावमयी भाषा या किस्सा गोई। अपने सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो 37 का सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प ए, जो सदल मिश्र की भाषा की विशेषता होगी, इसमें आपको पूर्वीपन अधिक देखने को मिलता है। 37 का सही विकल्प ए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। पूछा जा सकता है कि जो सदल मिश्र है किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं, तो ये ब्राह्मण थे, ठीक है ना। इसके पश्चात इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। आगे है, यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक रहे हैं। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों ही में ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव लक्षित होता है इनकी भाषा में, इसका ध्यान रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ऊपर बहुत अच्छी व्याख्या दी है। अगर अभी तक आपने उनका इतिहास ग्रंथ नहीं पढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो मुझे लगता है एक बार आपको अवश्य उसे पढ़ लेना चाहिए। बहुत सुंदर इतिहास ग्रंथ है। अगर आप लोग हमारी टीम के साथ या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़े होंगे या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, तो वहाँ पर मैंने उसकी PDF को आपको दे दी है, जिसमें आपको विशेष कथन दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसको आप डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण तथ्य इन्हें भी देख लेते हैं। तो चलिए, पहला है, आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह
खड़ी बोली गद्य ही है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंदन क्या है, चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदर मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदर मिश्र की 2 गद्य कृतियां प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी हैं? नासिकेतोपाख्यान और दूसरी है रामचरित। जो नासिकेतोपाख्यान है इसे चंद्रावती भी कहा जाता है। ठीक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष या रचना काल है ये 1803 है और जो रामचरित है इसका 1806 है। इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है नासिकेतोपाख्यान पूछी जाती है, रामचरित कम ही पूछी जाती है। पर जो प्रश्न बनता है कि जो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, सदर मिश्र की रचना है, या जो नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या होगा, तो ये चंद्रावती हो जाएगा। और इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, ये 1803 होगा। ठीक है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदर मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। ये प्रश्न बनता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया गया था? तो ये किया गया था सदर मिश्र के द्वारा, और ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके पश्चात श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदर मिश्र को ही दिया था। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न बनेगा कि जो श्याम सुंदर दास थे इन्होंने तत्कालीन गद्य लेखकों में प्रथम स्थान किसे दिया था? इंशा अल्लाह खां को दिया था, और दूसरा स्थान सदर मिश्र को। आगे है, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रजभाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। आगे है, मुंशी सदासुख लाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताओपन एवं फारसी का प्रभाव लक्षित होता है। इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी और फारसी का प्रभाव लक्षित होता है। तो चलिए यहाँ से बता देता हूँ। पहले तो आपको याद रखना है कि जो सुख सागर है किसकी रचना होगी? मुंशी सदासुख लाल की रचना होगी। और ये किस प्रकार का ग्रंथ है? यह धार्मिक ग्रंथ है। और जो ये सदासुख लाल हैं इनके ऊपर पंडिताओपन और फारसी का प्रभाव लक्षित होता है। इसी प्रकार आगे जो इंशा अल्लाह खां थे इनकी रचना हो जाएगी रानी केतकी की कहानी। और जो रानी केतकी की कहानी है इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। ठीक है। और जो इंशा अल्लाह खां है इनकी भाषा पर उर्दू, अरबी और फारसी का प्रभाव लक्षित होता है। पर इन्होंने बहुत बचाव किया था कि ये इन प्रभावों से मुक्त हों, पर ये इन प्रभावों से मुक्त ना हो पाए। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदर मिश्र को भाषा मुंशी के तौर पर नियुक्त किया था। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण होगा तो वो होगा कि जो लल्लू लाल कहाँ से संबंध रखते हैं? आगरा से संबंध रखते हैं। और जो सदर मिश्र है ये कहाँ से संबंध रखते हैं? आरा से। और इन्हें क्या नियुक्ति दी गई थी या इनका क्या स्थान था? इन दोनों को ही भाषा मुंशी के तौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति दी गई थी। आगे है, सदर मिश्र की अन्य कृतियां हैं। फूलों के बिछोने, सोनम के थंब, चहुदिसी, बढ़ते थे, बाजने लगा, कांदती आदि ये इनकी प्रमुख रचना है। इसे एक बार अवश्य पढ़िएगा। देखिए अगला प्रश्न है, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? विकल्प में है शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी या पैताल पच्चीसी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी। तो यहाँ पर जो 38 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, प्रेम सागर लल्लू जी लाल का प्रमुख ग्रंथ या रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 39, प्रेम सागर किसकी रचना है? अभी हमने इसे डिस्कस किया था पिछले प्रश्न में, तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। आपने बताना है इसका क्या उत्तर होगा। जिस भी प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया है आप सभी को उसका उत्तर कमेंट में अवश्य देना है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लिए 40, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? विकल्प में है सदर मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां या सदासुख लाल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 40 का, रानी केतकी की कहानी कौन है, लेखक कौन होंगे रानी केतकी की कहानी के? तो ये हो जाएंगे विकल्प सी, इंशा अल्लाह खां। ठीक है।
सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 41। इसमें पूछा गया है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। तो विकल्प 4 दिए गए हैं, इनमें से एक का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं विकल्पों को। लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद। तो एक विकल्प बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा इससे पहले की, तो वहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। जो रानी केतकी की कहानी है इसके रचनाकार हो जाएंगे विकल्प सी, इंशा अल्लाह खां। ठीक है। और जो रानी केतकी की कहानी है इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। इसका भी आपने ध्यान रखना है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 42। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। विकल्प में है इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल। तो 42 का सही विकल्प का चयन करें। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज था यहाँ पर जो हिंदी के अध्यापक थे तो इनमें हो जाएंगे सदल मिश्र। इसी के साथ लल्लू जी लाल ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी अध्यापक के तौर पर या हिंदी मुंशी के तौर पर चुने गए थे। तो कई बार ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1800 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते थे। विकल्प में है लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, लल्लू लाल। लल्लू जी लाल थे, इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया था। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। विकल्प में है सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प का चयन करें 44 का। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सदल मिश्र के द्वारा नासिकेतोपाख्यान को लिखा गया है। तो फिर से रिपीटेड प्रश्न है ये वाला 45। नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम बताइए। अगला प्रश्न है 46। इसमें पूछा गया है इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों, ये भी घुमा फिरा कर पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या नासिकेतोपाख्यान। तो सही विकल्प हो जाएगा 46 का डी, नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है उदयभान चरित के लेखक कौन है बताइए। तो ये प्रश्न रिपीटेड है, पहले मैंने आपको बताया था और ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। विकल्प में है लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां। तो सही विकल्प कौन सा हुआ उसका आपने चयन करना है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा उदयभान चरित के लेखक का नाम इंशा अल्लाह खां हो जाएंगी। तो उदयभान चरित का दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है 48। इसमें पूछा गया है सुख सागर की रचना किसने की है। विकल्प में है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां या सदा सुखलाल। तो 48 का जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, सदा सुखलाल के द्वारा सुख सागर की रचना की गई थी। तो वीडियो के एंड में आपने बताने हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न है 49। इसमें पूछा गया है सुख सागर का विषय क्या है। तो जो सुख सागर है इसका विषय यहाँ पर पूछा गया है, इसका विषय क्या होगा। विकल्प में है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग या इनमें से कोई नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं और ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो जो 49 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग इसमें लिए गए हैं सुख सागर में।
और ये किसकी रचना है? सदा सुखलाल की रचना हो जाएगी ये। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुखलाल क्या है? मुंशी सदासुख राय निसार, नियाज नहीं, इन्होंने निसार माना है, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास ग्रंथों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इनकी अन्य 2 रचनाएं, गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? सुरासुर निर्णय जो निबंधात्मक रचना है, सज्जन दुर्जन का विवेचन इस पुस्तक में किया गया है, और वार्तिक जो इनकी दूसरी रचना है, जिसमें बाबा दयालुदास के ध्रुव पदों का भाष्य संग्रहित किया गया है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कुछ परिभाषा दी गई थी, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए या कहीं पर इसका नोट अवश्य करिए। तो यहाँ पर जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है तो वो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो सुरासुर निर्णय ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी आपकी सदासुख लाल की रचना। डॉक्टर नगेंद्र इसे, जो ये रचनाकार है, इन्हें सदासुख लाल नहीं, सदासुख राय निसार कहते हैं, इसका भी ध्यान रखना आपने। ये देखिए जो रचना है इनकी सुरासुर निर्णय, ये इनकी रचना है और ये निबंधात्मक रचना है, ठीक है। इसके पश्चात जो इनकी तीसरी रचना मानी जाती है तो ये वार्तिक इनकी रचना है। इसमें जो बाबा दयालुदास है इनके ध्रुव पदों का संग्रहण किया गया है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, भाषा योग विशिष्ट के लेखक का नाम बताइए, कौन होंगे ये? विकल्प में है राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी या इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न टीजीटी में पूछा गया है। आपको बता दूं, जो टीजीटी का यहाँ पर तात्पर्य होता है, जो अगर आप एचपी से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर एलटी ग्रेड के लिए टीजीटी मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो ये टीजीटी होता है बाहर एलटी की तरह। तो जो भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 50 का, तो वो हो जाएगा विकल्प सी, राम प्रसाद निरंजनी का ग्रंथ हो जाएगा भाषा योग विशिष्ट, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। भाषा योग विशिष्ट के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। ये ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया था। इसमें रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ इसे बताया गया है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए पहले तो याद रखना है आपने, जो भाषा योग विशिष्ट है किसका ग्रंथ है? राम प्रसाद निरंजनी का है। और इसका रचना काल कब का है? संवत 1768 के आसपास का इसका रचना काल माना जाता है। और किसने इसे खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ माना है? तो ये माना है आपके रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है ना। ये तथ्य आपने याद रखने हैं, कई बार परीक्षा में ये तथ्य पूछे जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है, अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग विशिष्ट सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। आगे है, इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ माना है। और अगला है, इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर कुल 3 तथ्य दिए गए हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा तो वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला, इसे नोट करिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर कई बार ये प्रश्न पूछा जाए कि जो भाषा योग विशिष्ट है इसकी लिपि किस लिपि से मिलती जुलती है, तो ये गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती भाषा है इसकी, भाषा योग विशिष्ट ग्रंथ की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 51, इसमें पूछा गया है योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो अभी पीछे मैंने बताया था आपको, विकल्प दे देता हूँ। राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, राम प्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र। तो ये प्रश्न भी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है 2009 की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी, राम प्रसाद निरंजनी का ग्रंथ हो जाएगा ये भाषा योग विशिष्ट। इसे शॉर्ट में योग विशिष्ट भी कहते हैं, पूरा नाम इसका भाषा योग विशिष्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 52, इसमें पूछा गया है खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। तो जो
खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है? तो बताइए कौन सा होगा विकल्प में? विकल्प में है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दुहा, आशीय। तो सही विकल्प का आपने चयन करना है, कौन सा आएगा यहाँ पर। तो जो खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है विकल्पों के अनुसार, तो वो हो जाएगी विकल्प बी, नासिकेतोपाख्यान। बी सही विकल्प हो जाएगा 52 का। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक, जिसका प्रकाशन 1623 ईस्वी में जटमलकृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की तथा 1805 में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। ठीक है, ये इसकी कुछ व्याख्या रही है यहाँ पर। तो हो सके इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर इसे नोट डाउन करें। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 53। इसमें पूछा गया है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत सुंदर प्रश्न है। विकल्प में है सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल या हरदेव बहारी। तो 53 का सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प हो जाएगा सदल मिश्र। जो सदल मिश्र थे, इन्होंने खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था सदल मिश्र के द्वारा। थोड़ी सी व्याख्या है यहाँ पर, व्याख्या को भी देख लेते हैं। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। पूछा जा सकता है कब हुआ था? 1803 में। और किसके द्वारा किया गया था? गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र के द्वारा। अगला प्रश्न है 54। इसमें पूछा गया है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विकल्प में है बलदेव, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट, सुनीति कुमार चटर्जी। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्या आएगा? तो जो 54 का सही विकल्प होगा यहाँ पर, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो एक तो थे जॉन गिलक्राइस्ट और दूसरे थे सदल मिश्र, इन दोनों ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 55। इसमें पूछा गया है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं? विकल्प में है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 55 का सही विकल्प बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को राजा द्वय के नाम से जाना जाता है और इन्होंने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को पढ़ लेते हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया था। इसे खेमे का नेतृत्व, जो ये खेमा था फारसी शब्दों के बढ़ावे का, इसका नेतृत्व किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंद्विता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। तो शॉर्ट में जो यहाँ पर आएगा कि जो फारसी शब्दों से ढकी हुई खड़ी बोली थी उसका नेतृत्व किया गया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा, और जो संस्कृत शब्दों से ढकी हुई हिंदी थी या खड़ी बोली थी उसका नेतृत्व किया था राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है यहाँ पर 56। इसमें पूछा गया है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट,
लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो सही विकल्प का चयन करना है आपने। तो जो 56 का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी लल्लू लाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार के तौर पर जाने जाते हैं।